नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस दिवाली सिर्फ घर की सफाई नहीं बल्कि अपनी वित्तीय आदतों की भी सफाई जरूरी है। जी हां, रोजमर्रा के जीवन में आपकी कई ऐसी आदतें हैं जिनमें छोटे छोटे बदलाव अगर आप कर ले तो आप वित्तीय आजादी हासिल कर सकते हैं। मनी गुरु में आज हम आपको 10 ऐसी आदतों से रूबरू कराएंगे जो आपके लिए साबित होंगी मुनाफे वाली। और इन आदतों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिनवे के सीईओ और फाउंडर रचित चावला। रचित जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु पे। रचित जी, दिवाली आ रही है, हम अपने घरों की सफाई करते हैं, सारा कूड़ा घर से निकालते हैं और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ ऐसी तैयारी करवाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप 10 जगह पैसे लगा लें, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, डिसिप्लिन होता है, प्लानिंग होती है, स्टडी होते हैं, रिव्यू होता है जिसकी जरूरत है। तो एक एक करके हम उन 10 आदतों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बजट बनाने की एक अच्छी आदत, वो जरा बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, बजट बनाना इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज अगर बजट नहीं होएगा ना तो हमें ये ही नहीं पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें जरूरी है जो प्रायोरिटी पे हमें उस पे ध्यान दे खर्चे करने पड़ेंगे और क्या क्या चीजें नॉन प्रायोरिटी में है, कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना हमारे पास इनफ्लो आना है। जैसे सरकार भी बजट बनाती है उसी तरीके से अगर आपने अपना बजट बनाया हुआ है, आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। तो आपको अपने सारे कैश फ्लो, इनसाइड एंड जितना भी आउटफ्लो है उसे पहले से ही प्री प्लान तरीके से रखना चाहिए ताकि कोई भी सरप्राइजेस ना आए आने वाले समय में। बिल्कुल, तो तैयारी जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है। जैसे आप अपना करियर प्लान करते हैं, अपना दिन प्लान करते हैं, पढ़ाई लिखाई, आगे का फ्यूचर, वैसे ही आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर भी प्लानिंग करना, बजट बनाना जरूरी है। वेरी वेल। अच्छा रचित जी, मुझे बताइए कि हमारी इतनी सारी इच्छाएं होती हैं, तरह तरह के लोन्स अवेलेबल होते हैं। लगता है कि अच्छा अभी पैसा नहीं है तो चलो ये लोन उठा लो, गाड़ी के लिए लोन उठा लो, कोई नया टेक गैजेट आया उसके लिए लोन उठा लो। क्या ये ठीक है या ये इस आदत को भी थोड़ा डिसिप्लिन करना जरूरी है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसी आदतों की वजह से काफी सारे लोग एक ट्रैप में आ जाते हैं। सो दो तरीके की जरूरतें होती है लोन लेते वक्त। एक होता है नीड बेस्ड। नीड बेस्ड का मतलब है कि आपको एक गाड़ी खरीदने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हर रोज आपको ऑफिस जाना है, हर रोज आपको कहीं ना कहीं जाना है। वो होती है नीड बेस्ड। बट अब आप गाड़ी एक छोटे बजट में भी ले सकते हो और जाकर मर्सिडीज भी ले सकते हो। अगर आपने मर्सिडीज ली लोन के ऊपर और आपका बजट नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको मैं नीड बेस नहीं, उसको एस्पिरेशनल खर्चा मानूंगा। उसे वांट बेस हो जाता है वो खर्चा, वो बहुत रिस्की है। अगर आपको नीड बेस खर्चा करना है वो आप आराम से कर सकते हैं, बट लोन को कभी भी आप एस्पिरेशनल खर्चे के लिए बिल्कुल मत उठाएं, क्योंकि लोन अगर आप एस्पिरेशनल खर्चों के लिए उठाएंगे तो एक बहुत बड़ा विशियस सर्कल है, बहुत बड़ा ट्रैप है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग तो खराब होएगी ही, बट लंबे समय में जो आपकी फाइनेंशियल वेलबींग है वो वेलबींग भी कहीं ना कहीं बहुत हैम्पर करेगी। अगर आपको वो एस्पिरेशनल चीजें खरीदनी ही है तो आप लोन मत लीजिए, आप उसकी अलग अलग एसआईपी बना सकते हैं। अच्छा। आपने गैजेट्स की बात करी, आज के दिन में मैं देखता हूँ हर एक व्यक्ति के पास आईफोन है जो एक बहुत महंगा फोन है। हालांकि फोन की नीड क्या होती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन, बट आईफोन जैसा को हम नीड बेस्ड खर्चा नहीं मान सकते। आपको कभी भी कोई भी नीड बेस्ड खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमेशा और हमेशा आपको अगर एस्पिरेशनल कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए लोन के अगेंस्ट रहिए। लोन बिल्कुल भी मत लीजिए क्योंकि लोन लॉन्ग रन में बहुत डिफिकल्ट आपके लिए साबित होएगा। तो मुझे रचित साथ साथ में ये भी बता दीजिए, इसी का एक्सटेंशन मैं पूछूंगी कि अगर हमारे पास जो जरूरी लोन हमने उठाया हुआ है, मिसाल के तौर पर घर लिया है हमने जो कि एक जरूरत की चीज है, या बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन उठाया है, अगर उस किस्म के कर्ज हो तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के मद्देनजर उन्हें कैसे मैनेज करें? जितना भी आपने नीड बेस्ड लोन लिया है, जो आपकी जरूरत है, जैसे घर आपकी जरूरत है, उन लोन्स को आप लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टाइम टाइम पे रिस्ट्रक्चर करिए। आपको एक बहुत अच्छा पे मास्टर बनना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे पे मास्टर बनेंगे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत लो मिलेगा। इतना फर्क मिलेगा कि जितना इंटरेस्ट आपकी जेब से जा रहा है
उतना ही आप सेव कर सकते हैं। आज के टाइम पे 7% पे भी होम लोन मिल रहा है और 14% पे भी होम लोन मिल रहा है। करेक्ट। आप डिफरेंस देखिए, अगर आपने अच्छा पे मास्टर नहीं बने तो आप 14% देंगे and बिल्कुल डबल हो रहा है आपका इंटरेस्ट। हम्म। तो मेरी सलाह सबको यही है कि अगर आपको नीड बेस्ड लोन लेना है, गलती से भी कभी ईएमआई बाउंस मत होने दीजिए। हम्म। पहले ही एडवांस में तैयारी रखिए, उस फंड को बिल्कुल टच मत करिए, सो दैट टुमारो अगर आपको एजुकेशन के लिए या और कोई नीड आपकी राइज होती है, जी। आपको लोन कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले। ओके, चलिए ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें बता दी। मुझे बताइए निवेश शुरू करने का सबसे सही मौका कब है? निवेश स्टार्ट करने का मौका हर रोज होता है। हम इंडिया जैसी कंट्री में है तो हमारा ये भाग्य है कि हमें हर सालन लॉन्ग टर्म में 12 से 14% रिटर्न तो स्टॉक मार्केट को देना ही चाहिए, हम्म। क्योंकि इन्फ्लेशन और जीडीपी इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली उतनी रिटर्न स्टॉक मार्केट की आती है लंबे समय में। आपका सवाल है निवेश कब शुरू करना चाहिए? निवेश आज स्टार्ट करना चाहिए, इसी वक्त स्टार्ट करना चाहिए और निवेश एसआईपी के माध्यम से करना चाहिए। हम्म। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे और कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो जो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी है, उससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज मार्केट 17,000 पे चल रही है, 3 महीने बाद 16,000 पे चल रही है और फिर 3 महीने बाद 18,000 पे चल रही है, आप हर एक इक्वल इंटरवल पे खरीदे जा रहे हैं, आप इक्विटी हम्म। इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, तो आपकी एवरेज जो है वो लंबे समय में बहुत अच्छी निकल कर आएगी। तो इन्वेस्टिंग तो हमेशा करनी ही चाहिए। लॉन्ग टर्म में इट वुड बी अ वेरी नाइस एसेट टू हैव। इसके लिए देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट, उतना अच्छा और उतना ही फाइनेंशियली स्ट्रांग आप हो जाएंगे। ओके। रचित, ये तो बात आपने बता दी कि निवेश के लिए लंबा समय लगता है, अभी इसी वक्त शुरू करने की जरूरत है। लेकिन हम में से कई लोग होते हैं जो रातों रात करोड़पति बनने का सपना रखते हैं कि भाई कैसे बिलियनर बन जाए, कैसे हमारे सारे सपने अमीर होने के पूरे हो जाए। ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग के रास्ते में, और इसे टैकल करने के लिए क्या किया जाए? तो इसे मैं कहता हूँ स्पेकुलेटिव इनकम। तो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की अभी बात करी, तो मेरा कहना था इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, बट हम्म। बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है जिसे कहा जाता है फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉल्स, मे बी बिटकॉइन ऑल्सो। तो इन सब इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क क्या रहता है कि ये बहुत स्पेकुलेटिव है। हम्म। स्पेकुलेटिव मतलब एक साइड पर बायर्स है जो चाहेंगे कि भाई कम से कम मिले, और एक साइड पे सेलर है जो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा मिले। ये वॉलेटिलिटी में इतना रिस्की हो जाता है कि जो भी बंदा निवेश कर रहा है वो इमोशंस के थ्रू हम्म। हमेशा ही मैक्सिमम टाइम्स लॉस खा के ही बाहर निकलते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं और हम अपना फ्यूचर रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं, उसमें स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम्म। स्पेकुलेशन से कोई भी पैसे नहीं बना पाया। आप बड़े से बड़ा इन्वेस्टर देख लीजिए, सारे इन्वेस्टर्स इक्विटी से धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी वेल्थ को कंपाउंड किया है। बट अगर आप स्पेकुलेट कर रहे हो, जी। दैट मीन्स आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप कैपिटल को ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो आज नहीं तो कल आपकी कैपिटल वाइप आउट होएगी ही होएगी। तो हम्म। स्पेकुलेशन से दूर रहिए, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि अगर आपने कैपिटल नहीं प्रोटेक्ट करी, जी। तो कितने को भी आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो जीरो ही जीरो रहने ही वाला रहेगा। है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। बेसिकली जब आप निवेश कर रहे हैं, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग के रास्ते पर हैं, तो लालच बहुत घातक साबित हो सकता है। हड़बड़ी में बिल्कुल पैसा मत लगाइए। और ये जो तरह तरह के टोटके होते हैं या फॉर्मूले दिखाए जाते हैं कि आप 3 हफ्ते में बन जाएंगे करोड़पति, ये 2 दिन में बन जाएंगे लखपति, इन सब आप कह सकते हैं कि जो जालसाजी होती है, इन सब से दूर रहिए। एक फाइनेंशियल हेल्दी डिसिप्लिन प्लानिंग का तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो बात हम लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से एसआईपी के जरिए निवेश करना है, कैसे डिसिप्लिन निवेश करना है। मुझे बताइए कि अक्सर जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, बहुत से लोग इंश्योरेंस को बड़ा गैर जरूरी मानते हैं या उसको तुरंत ध्यान में नहीं देते हैं। ये कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है और इसे कैसे सुधारें? इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। हर एक हाउस होल्ड के पास इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में इतनी ऑप्शंस आ चुकी है इंश्योरेंस कंपनीज की, कि हमारे पास जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की पॉलिसीज अवेलेबल है मार्केट में। इंश्योरेंस को बिल्कुल इग्नोर मत करिए।
आपको एक टर्म प्लान तो हमेशा रखना ही रखना है, क्योंकि टर्म प्लान में आप एक तरीके से अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टर्म प्लान का मतलब सिंपल यही है, लाइफ इंश्योरेंस। एंड जहां तक हेल्थ की बात है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी जरूरी है। मैं एक और सजेस्ट करूंगा, आई डोंट रेकमेंड कि इंश्योरेंस को हम इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स करें। बहुत सारी स्कीम्स होती है इंश्योरेंस कंपनीज की, जिसपे वो कहते हैं कि इंश्योरेंस भी लीजिए एंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हम साथ साथ टेक केयर करेंगे। हाँ, हाँ। वो करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के माध्यम से आप अपने पास रखिए, एक टर्म और एक हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा आपके पास लाइव होनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत डेंजरस प्रूव हो सकता है। ओके, तो मतलब इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन उस पर आप निवेश का या रिटर्न देने का बोझ मत डालिए। इंश्योरेंस को अलग रखिए और अपनी जो निवेश से जरूरी आपकी प्लानिंग है उसको अलग रखना है, लेकिन ये दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंश्योरेंस है बहुत जरूरी, हमने समझ लिया। अच्छा, ये बताइए कि कई बार रचित ऐसा होता है कि हमने सारी तरह की प्लानिंग कर ली, लेकिन कुछ ऐसी चीजें अनफोर्सीन होती हैं या कुछ एकाएक ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में बिना हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को गड़बड़ाए किस तरह से ऐसी स्थिति को टैकल किया जा सके? आपको इसके लिए एक हमेशा इमरजेंसी फंड रेडी रखना चाहिए, हैंडी, लिक्विड में। सो देयर आर अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें लिक्विड में आप पैसा निवेश कर सकते हैं। फिर भी सालाना आपको 4 से 6% रिटर्न लिक्विड फंड दे ही देता है। बट उस लिक्विड फंड की खासियत ये है कि क्लिक ऑफ अ बटन में आपको वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। दैट मीन्स आपका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, आपका पैसा इन्वेस्टेड है, बट एट द सेम टाइम वो लिक्विड में पड़ा हुआ है, जो आपको नॉमिनल इन्फ्लेशन जैसी रिटर्न भी दे रहा है। उस इमरजेंसी फंड को आप तब एक्सेस करिए। और अगर कुछ लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है, छोटा या बड़ा, इमरजेंसी फंड जरूर रखिए, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टेन। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या इमरजेंसी आ जाएगी। इमरजेंसी फंड आपको बहुत इजी और हेल्प देगा जब आपको इमीडिएट फंड्स की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप लोन के लिए भागेंगे, हम्म। हो सकता है आपको अच्छी डील ना मिले। जी। तो इमरजेंसी फंड को एक्सेस जरूर रखिए और हमेशा इमरजेंसी फंड में डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल निवेश रखिए। तो ये जो इमरजेंसी फंड है, ये हमारी रेगुलर जो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो फंड्स हमने रखे हैं, क्या ये उससे अलग होगा या ये उसी का हिस्सा होगा? नहीं, ये उससे अलग होएगा। इस फंड का नाम ही इमरजेंसी फंड है। करेक्ट। ये फंड आप बढ़ाते रहेंगे, जितना ज्यादा आपका इमरजेंसी फंड होएगा, उतना ज्यादा पीस ऑफ माइंड आपको होएगा, बिल्कुल। उतना ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम आप फील करेंगे। इस फंड में सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ये बहुत कम समय में काफी बढ़ सकता है, और हो सकता है आने वाले समय में ये ही फंड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो ही तब, तो हम्म। उस टाइम पर आप कुछ पार्ट यूज भी कर सके निवेश करने के लिए। बट अच्छा। कंटिन्यूसली इमरजेंसी फंड पे आप फोकस जरूर रखिए, लिक्विड रखिए, सो दैट जरूरत के टाइम पर हाँ, आपको महंगे ब्याज पे पैसा उठाने की जरूरत ना पड़े। तो गुड मनी हैबिट्स में, या रादर कहें हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स में, इसको भी शुमार कर लें कि इमरजेंसी फंड बिल्कुल अपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट फंड्स के साथ या जहां पर भी आप पैसा लगा रहे हैं अपनी प्लानिंग करके, ये एक ऑप्शन जरूर रखें, ताकि आपका पीस ऑफ माइंड रहे और आपके बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें किसी प्रकार से किसी भी तरह से उठापटक या छेड़छाड़ का सामना ना करना पड़े। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात रचित मैं आपसे जानना चाहूंगी, बचत और खर्चा। कई बार हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम कितना खर्चा करें, कितना मन मार के हम जिंदगी जिएं, या फिर हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बचत करें फ्यूचर के लिए, उसमें खर्चा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, खर्चा ज्यादा करे तो बचत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये बचत और खर्चे का तालमेल हम अपनी हेल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे शुमार कर सकते हैं? देखिए, जब आप बजटिंग करते हैं, तो उस बजटिंग से ही आपको आइडिया आ जाता है कि आप कितना खर्चा इजीली कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले आपको सेव करना चाहिए, खर्चा बाद में करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सेविंग को कम अहमियत दी, तो आपकी सेविंग कभी बढ़ ही नहीं सकती। आपको सबसे पहले अपना बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग से ये अंदाजा लगाना चाहिए कि क्या-क्या जरूरी चीजें हैं जो मैं फ्यूचर में करना चाह रहा हूं। उसकी आप रिवर्स कैलकुलेशन करिए, उस फ्यूचर के खर्चों के लिए आपको आज कितना सेव करना है,
और जितना अमाउंट आपको सेव करना है, पहले आप वो बाहर निकाल कर सेव करिए और जितना पैसा बचा है, उसको आप मैक्सिमम टाइम से यूटिलाइज करिए सो दैट कभी भी इस इक्विलिब्रियम को आप भूले ना। ये एक बहुत फाइन लाइन है बिटवीन सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर्स। तो आपको पहले सेव करना है, एक्सपेंडिचर्स तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। ओके, वेरी वेल। अच्छा रचित, मुझे ये बताइए कि अमूमन आज हर एक कामकाजी जो भारतीय है वो उसके लिए क्रेडिट कार्ड होना बड़ी आम बात है। आजकल बहुत सारे हम अपने यूटिलिटी पेमेंट्स होते हैं, बिल पेमेंट्स तरह तरह के होते हैं, जिसके लिए अब हमें बैंक भी नहीं जाना पड़ता है, उस इंस्टीट्यूशन भी नहीं जाना पड़ता है, हमारे मोबाइल ऐप से बहुत तरह की फैसिलिटीजें हो जाते हैं। क्या इन रोजमर्रा के जो खर्चे हैं या ये जो यूटिलिटी पेमेंट्स हम करते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्या इन सब में भी किसी तरह की कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन है जिसको इख्तियार करके हम अपनी बजट मैक्सिमाइज कर सकते हैं और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी सुचारू रूप से चल सकती है? आपको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का है ना अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड को लाइबिलिटी समझ के स्वाइप करेंगे तो हमेशा आप उनके इंटरेस्ट और साइकिल में ही अपने आप को स्टक पाएंगे। बट अगर आपने सोचा कि जो क्रेडिट कार्ड है ये मेरा एसेट है, एसेट कैसे है कि मैं क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करूंगा जरूरी खर्चों के लिए, बट आई विल मेक श्योर कि मैं इसको ड्यू डेट से 3 दिन पहले ही पे कर दूं। अच्छा। आपको बहुत सारे फायदे होंगे, आपको कैशबैक मिलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, आपको फ्री में एक क्रेडिट कार्ड कंपनी ने लाइन दी हुई है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, प्लस आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा। तो अगर तो आप एक डिसिप्लिन तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज करेंगे तो क्रेडिट कार्ड बहुत ही बड़ा एसेट है अपने आप में। बट जिस दिन आपने इस ड्यू डेट को 1 घंटा भी लेट कर दिया तो क्रेडिट कार्ड जैसी बड़ी लाइबिलिटी मैंने किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में आज तक नहीं देखी। क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर लेट हो जाता है पेमेंट करने में तो आपका स्कोर तो खराब होएगा ही होएगा, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो डिलेड पेमेंट आपको देनी पड़ेगी वो बहुत भारी है। तो अपने परसेप्शन को क्रेडिट कार्ड एज एन एसेट रखिए तो आप कुछ हद तक इसको ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके और अब बात करते हैं धमाकेदार फेस्टिव ऑफर्स की। रिटेल कस्टमर्स के लिए बैंक लगातार नए नए ऑफर्स लेकर आ रहे हैं। लोन से लेकर शॉपिंग के लिए नए नए ऑफर्स पेश किए जा रहे हैं और फेस्टिव ऑफर्स को लेकर आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी सुरेश खतनहर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। फेस्टिव सीजन के इस खास बैंकिंग सीरीज में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आईडीबीआई बैंक के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश खतनकर। बैंक की जो ब्रांडिंग है वो पूरी तरह से प्राइवेट बैंकों के तर्ज पे है। लोगों के मन में भी यही है कि आईडीबीआई बैंक एक बड़ा प्राइवेट बैंक है, लेकिन जो आपके स्वामित्व है वो भारत सरकार और एलआईसी के पास है। तो इस फेस्टिव सीजन में आप क्या ऑफरिंग दे रहे हैं, किस तरह के ऑफर जो है जो बाकी बैंक दे रहे हैं उसके मुकाबले आप भी दे रहे हैं? शुक्रिया अनुराग जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जब ब्रांडिंग की बात की है तो हम आपको 2 मिनट बताना चाहेंगे कि हमारी सिर्फ ब्रांडिंग प्राइवेट सेक्टर नहीं, हमारी सर्विसेज भी प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसी हैं। आप हमारे किसी भी विभाग, शाखा या कोई दफ्तर में जाके देखिए, आपको उस तरह का माहौल दिखेगा। एसेंशियली जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ है, कस्टमर सर्विस है, वो एक बहुत ही बेहतरीन है। ये हमने ग्राहकों से भी सुना है, तो वो है। सेकेंडली कमिंग टू द फेस्टिव सीजन ऑफर हमारे कस्टमर के डिलाइटफुल एक्सपीरियंस के लिए एंड फॉर मेकिंग देयर फेस्टिवल्स विच आर सो मेनी नाउ very delightful and attractive features of the various products have been introduced. Let it be a home loan, let it be a auto loan, education loan, we have personal loan against properties. And each product variant are there, coming to when home loan, there is a top-up loan, there is a flexible repayment options, EMI based options, etc., etc. These products have been designed to these products को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो कस्टमर के नीड्स को डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट सेगमेंट्स के नीड्स को ठीक से मीट कर पाएं और उनके लिए एक बड़ा हेल्पफुल प्रोडक्ट हो जाए।
इसको सपोर्ट करने के लिए हमारी प्रोसेसिंग सेंटर्स हमने पूरे देश भर में खोल रखी हैं। अपार्ट फ्रॉम हमारी 1800 जो शाखाएं हैं, प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, तो उनको कस्टमर्स को एक तुरंत जो सुविधा है लोन की और प्रोडक्ट फीचर्स हैं वो मिलते हैं। प्लस आईडीबीआई बैंक ने काफ़ी डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं, जिस वजह से नेट पर जाके, मोबाइल बैंकिंग पर जाके भी काफ़ी जानकारी मिलती है हर प्रोडक्ट की। सो आई थिंक फेस्टिव सीजन के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे और उसकी तैयारी के हिसाब से हम धंधा कर रहे हैं। सर, तो डिमांड किस तरह की? आपने कहा कि आप पहले से ही तैयार थे और उसी हिसाब से आप कारोबार कर रहे हैं, और क्या जो डिजिटल ऑफरिंग के जरिए भी एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि अभी तो डिजिटल का ही जमाना है? हाँ सर, मैं आपसे सहमत हूँ। तैयार इसलिए थे क्योंकि हम एक तो फेस्टिवल सीजन आ रहा था, और इसके साथ सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो कोविड का जो बहुत ही ज्यादा ये रहा था, इशू रहा था, वो थोड़ा कम होते गया है और अभी थोड़ी स्थिति काफी कंट्रोल में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम वगैरह किया, उससे काफी नियंत्रण में आई है स्थिति। और तो ये दोनों साथ में हो गए, और इतना बड़ा फेस्टिवल है, बहुत सारे फेस्टिवल आप देखिए, ईद का त्योहार आया, नवरात्रि आई, दिवाली अब आ रही है, क्रिसमस आने वाली है, तो उससे काफी बहुत सारी ज्यादा कस्टमर जो सेगमेंट है उनको ये फायदा हो सकता है। डिजिटल ऑफरिंग के से हमें ये संभव हो सकता है कि हम ज्यादा लोगों को और उनके समय के अनुसार, उनके कंफर्ट के हिसाब से हम रीच कर पाएं। दे कैन अप्रोच अस ऑन एज पर देयर कन्वीनियंस। तो वो हमने दैट इज बाय डिजिटल। और हमने अभी एक दूसरा बड़ा बहुत हाई ग्रेड का अपग्रेडेशन ऑनबोर्ड किया है, जिससे पूरा सिस्टम अब एसटीपी यानी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग होगा, राइट फ्रॉम डिजिटल ऑनबोर्डिंग टिल प्रोसेसिंग, एंड इट विल बी इंटीग्रेटेड। तो आई थिंक ये तो जमाना है डिजिटल का, और इससे हम बहुत कस्टमर के सुविधा अनुसार उनको सेवाएं दे सकते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। चलिए, तो इसी के साथ मनी गुरु की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।